हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे शिक्षण कौशल की हम सब परिभाषा, इसके बाद इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, इसके उद्देश्य, इसका जो शिक्षण कौशल के प्रकार हैं, इन सारे शिक्षण कौशल को हम पढ़ सके हैं एक वीडियो में। और जो भाई बहन वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो देख सकते हैं। शिक्षण कौशल के प्रकार जो प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, श्यामपट्ट कौशल है, व्याख्यान कौशल है, उद्देश्य कथन कौशल है, पुनर्बलन कौशल है या छात्र सहभागिता कौशल है। इसके बाद पुनरावृत्ति कौशल है और दृष्टांत कौशल। ये 7-8 कौशल ऐसे हैं जो पेपर में पूछ के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशल। एग्जाम टू पॉइंट से एकदम पढ़ेंगे। आपके पेपर में ये उम्मीद दिलाते हैं, यदि आप वीडियो में आए हैं, चाहे जो भाई बहन हमारे वीडियो में आया है, मैं पूरी उम्मीद दिलाता हूँ शिक्षण कौशल से जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे 100% एक गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्त, हम पढ़ते हैं प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कौशल को भैया क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कौशल को कक्षा का प्रथम कार्य कहा जाता है। अभी देखो हाईलाइट आप क्लियर कर दिए हैं। जब पूछेगा प्रस्तावना कौशल को क्या कहा जाता है तो कक्षा का प्रथम कार्य कहा जाता है। अतः प्रत्येक भैया शिक्षक किसी भी विषय वस्तु का, चाहे जो विषय वस्तु हो, शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु की प्रस्तावना प्रस्तुत करना अति आवश्यक होता है। आप टीचिंग कार्य जब कर रहे थे, आपको प्रस्तावना कौशल के माध्यम से बच्चों से क्वेश्चन कर करके उनसे प्रस्तावना निकलवा रहे थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं आप, जब आप टीचिंग करने गए थे उसमें प्रस्तावना कौशल के प्रयोग से ही आप टीचिंग कार्य कर रहे थे, चाहे वो माइक्रो टीचिंग हो चाहे जो टीचिंग हो। तो जब पूछेगा आपको प्रस्तावना कौशल में या कक्षा का प्रथम कार्य किस कौशल को माना जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे भैया प्रस्तावना कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है कक्षा का प्रथम कार्य कौन है, तो प्रस्तावना कौशल ही आप लगाएंगे। उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद प्रस्तावना भैया प्रस्तुतिकरण का प्रमुख उद्देश्य बालकों के भैया पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर अब बालकों को उनकी विषय वस्तु सिखाई या पढ़ाई जाती है। पहला क्वेश्चन का मिला, कक्षा का प्रथम कार्य प्रस्तावना कौशल। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर कौन किस शिक्षण कौशल कार्य करता है, तो भैया प्रस्तावना कौशल ही करता है। 2 पॉइंट मिला, कक्षा का प्रथम कार्य प्रस्तावना कौशल, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर कौन सा कौशल, प्रस्तावना कौशल। 2 क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले आपको? अगला पॉइंट, प्रस्तावना में भैया पूर्व ज्ञान के आधार पर, किसमें? प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान के आधार पर बालकों को भैया क्या दिया जाता है? नवीन ज्ञान प्रेषित करने हेतु। नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान देने के लिए आप किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। 3 पॉइंट यहाँ से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। पूछा जाएगा कक्षा का प्रथम कार्य किस कौशल कहा जाता है? प्रस्तावना कौशल। इसके बाद पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर किस कौशल का प्रयोग किया जाता है, तो प्रस्तावना कौशल। इसके बाद पूछेगा किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है, तो आप किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। उम्मीद करते हैं सभी भाई बहनों को आप देख रहे हैं, आपके एकदम एग्जाम टू पॉइंट से एकदम पढ़ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपका मैं गारंटी देता हूं कि बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रस्तावना कौशल से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अगला कौशल हम सब पढ़ लेते हैं। अगला कौशल अभी इसी में, प्रस्तावना कौशल में भैया बालकों के पूर्व ज्ञान को जानकर नवीन ज्ञान सिखाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रस्तावना के समय आप कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से या किसी उदाहरण का भी प्रयोग कर सकते हैं या सहारा ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? प्रस्तावना कौशल में आप उस समय कहानी का प्रयोग कर सकते हैं, कविता का प्रयोग कर सकते हैं या किसी भी उदाहरण का प्रयोग या सहारा ले सकते हैं आप अच्छी टीचिंग करने के लिए। अगला पॉइंट, प्रस्तावना कौशल का समय भैया अधिकतम कितना होता है? 5 से 7 मिनट होता है। कितना होता है भैया? लगभग 5 से 7 मिनट का समय होता है प्रस्तावना कौशल। इसके बाद अपने उद्देश्य पे आते हैं, अपना कथन करते हैं। इसके बाद अपना टीचिंग कार्य जो करने के लिए आप गए हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसको बाद पढ़ाते हैं आप। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षक द्वारा भैया 3 प्रकार के प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। कौन कौन से प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न भैया है प्रत्यास्मरण प्रश्न। दूसरा क्या है? निबंधनात्मक प्रश्न। तीसरा क्या है? आज्ञा पालन प्रश्न। प्रत्यास्मरण प्रश्न क्या है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर देना। जब आप प्रश्न करते हैं तो पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे उत्तर देते हैं। जब उनको कुछ पता रहता है कि भारत देश क्या है, भारत देश की राजधानी क्या है, राजधानी के बारे में पता रहेगा, कितने राज्य हैं, कितने संघशासित प्रदेश हैं, इन सारे के जब बारे में पता रहेगा, मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर ही उत्तर देता है। तो एक ऐसा प्रश्न होगा प्रत्यास्मरण प्रश्न होगा भाई। अगला प्रश्न है निबंधनात्मक प्रश्न में। निबंधनात्मक प्रश्न में क्या होता है? शिक्षक
ही प्रश्न पूछता है और शिक्षक ही उत्तर देता है। मतलब कुछ ऐसे बुझाऊ प्रश्न होते हैं कि शिक्षक फंसाता है बच्चों को, उसी में फंसता है, उसी के माध्यम से शिक्षक प्रकरण निकालता है। तब प्रकरण निकालने के बाद उसी प्रकरण या उसी टॉपिक पे शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है। तो शिक्षक ही प्रश्न पूछता है और शिक्षक ही उत्तर देता है। किस में? निबंधनात्मक प्रश्न में भैया। किस में? प्रश्न में, निबंधनात्मक प्रश्न में शिक्षक ही प्रश्न पूछता है और शिक्षक ही उत्तर देता है। अगला प्रश्न आज्ञा पालन प्रश्न। आज्ञा पालन प्रश्न में हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। मतलब बच्चे को मालूम है तो वह हाँ करेगा, नहीं मालूम है, सर नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता है, तो वह ऐसे ही जवाब करता है। मतलब प्रस्तावना कौशल आप करते समय आपका मेन मुख्य बिंदु क्या होता है कि बच्चों से अपना प्रकरण निकालने का। मतलब आप भारत देश पढ़ाना है, भारत देश की राजधानी क्या है, भारत में क्या है, ये सारे चीज़ों का जब आप कौशल में प्रयोग करते हैं, आप जानकारी के लिए बच्चों से पूछते हैं, तो उसी के माध्यम से प्रस्तावना कौशल में यह निकाला जाता है कि किस टॉपिक पे हमें आज बात करनी है पढ़ाने के लिए। उम्मीद करते हैं प्रस्तावना कौशल से जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए दोस्त, अगला शिक्षण कौशल पढ़ लेते हैं, उद्देश्य कथन कौशल। कौन सा कौशल भैया? उद्देश्य कथन कौशल। यहाँ से भी क्वेश्चन भर के आता है, क्योंकि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की या टेट की, जो भी आप टेट की तैयारी करें, बीटीसी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका उद्देश्य जब तक आपका मालूम नहीं रहेगा हम किस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, जब तक अपने उद्देश्य से आप हट के रहेंगे, आपका शिक्षण कार्य, आपका पढ़ाई का, आपका तैयारी का, आपका सब कुछ व्यर्थ है माना जाएगा। क्योंकि बिना उद्देश्य के सब कुछ बेकार होता है। जैसे आप सिंचाई कर रहे हैं खेतों की, आपका उद्देश्य नहीं पता है हमारा मंजिल कहाँ है, कहाँ हमें जाना है, तो आपका बीच में धारा प्रवाहित हो जाएगा, आपका सही दिशा में जो चीज़ जहाँ जानी चाहिए थी, जिस मंजिल पे जानी चाहिए थी, वहाँ नहीं पहुँचेगा, आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो आप सफल कैसे होंगे? इसलिए उद्देश्य कथन कौशल का बहुत महत्वपूर्ण होता है। देख लेते हैं शिक्षण प्रक्रिया में भैया, शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तावना कौशल के बाद अगला चरण भैया, इसके बाद ही मतलब प्रस्तावना कौशल के बाद का जो चरण होता है, अगला चरण उद्देश्य कथन कौशल का होता है। मतलब प्रस्तावना कौशल के बाद जो चरण प्रयोग किया जाता है उद्देश्य कौशल का होता है, क्योंकि प्रस्तावना कौशल के माध्यम से बालक बालिकाओं में नवीन ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। नवीन ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अतः उस शिक्षक द्वारा उस जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। मतलब जब बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, मतलब आप बता रहे हैं भारत देश के बारे में, अब यूटी के बारे में नहीं पता है, उसको केंद्र शासित बारे में बच्चों को नहीं पता केंद्र शासित क्या होता है, तो बच्चों से कहेंगे बच्चों आज हम सब उत्तर पर मतलब भारत देश के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे उस उद्देश्य का उसका उद्देश्य के लिए पढ़ेंगे कि हमारा आज हमें ये चीज़ जानकारी नहीं मिल रहा है, मतलब नवीन ज्ञान मिल रहा है, हमें नई चीज़ जानकारी मिल रही है, तो उसका उद्देश्य पूरा होगा, उस चीज़ को पढ़ने के लिए वाला लालयित रहेगा, वह सक्रिय रहेगा। इसलिए बच्चों के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और उसे शिक्षक को जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। किसके माध्यम से? उद्देश्य कथन कौशल के माध्यम से। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला पॉइंट, बालक बालिकाओं के मन में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा को शांत करने की प्रक्रिया भैया। बालक बालिकाओं के मन में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा को शांत करने की प्रक्रिया को भैया उद्देश्य कथन कौशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब जो बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उसी को शांत करने की जो प्रक्रिया, जो विधि आप अपनाते हैं, उसी को भैया उद्देश्य कथन कौशल कहा जाता है। मतलब जिस विधि से आप बच्चों के मन के भावनाओं को, मन के जिज्ञासा को उनके अंदर जो उत्पन्न हो रही है उसको शांत करते हैं, उसी के माध्यम से जो प्रयोग करते हैं आप, उसी को उद्देश्य कथन कौशल कहते हैं। जैसे आप प्रस्तावना के माध्यम से स्पष्ट हुआ कि भारत देश हमें पढ़ाना है। अब इसका उद्देश्य कथन कैसे होगा कि बच्चों आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। क्या कहेंगे? बच्चों आज हम लोग भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, तो बच्चे के उद्देश्य को पूरा होगा। बच्चे भारत देश के बारे में, नई नई चीज़ें के बारे में सीखने का हो सकता है, उन्हें कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, वो नई चीज़ जब सीखेंगे तो उनका लगेगा हमारा जिस उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि कथन को कैसे कहेंगे आप कि भारत देश नामक पाठ का आज हम सब बच्चों अध्ययन करेंगे, इससे आपका उद्देश्य पूरा होगा। उद्देश्य कथन की उपयोगिता क्या क्या है भैया देख लेते हैं। इसकी उपयोगिता क्या क्या है? पहला पॉइंट, इसके माध्यम से भैया शिक्षण के लक्ष्य का निर्धारण होता है। मतलब शिक्षण के लक्ष्य का भी बताया आपको, जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसके लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है। किसके माध्यम से? उद्देश्य कथन के माध्यम से। अगला पॉइंट,
बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न होती भैया। अभी आपको बताए ना, जब नई चीज़ सीखने का उन्हें मिलेगा मौका तो तुरंत उनके अंदर रुचि उत्पन्न होगी। सर आज हमें नया सीखने को मिल रहा है, आज हमें नई नई जानकारी मिल रहा है, तो बच्चे लालायित होंगे, उसके लिए प्रसन्न होंगे। सर हमें आज नया चीज़ बताएंगे, तो बच्चों के मन में रुचि उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट, इससे भैया शिक्षण प्रक्रिया में स्पष्टता आती है। मतलब शिक्षण प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, ना शिक्षक के मन में ना बालक के मन में। शिक्षण प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है कि हमें आज क्या पढ़ना है, और शिक्षक को यह पता हो जाता है कि हमें आज क्या पढ़ाना है। उम्मीद करते हैं जो चीज़ हम पढ़ें यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अगला पॉइंट, अध्ययन के प्रति सक्रियता बढ़ती है। अभी आपको बताएं, जब आप उद्देश्य कथन को कौशल के माध्यम से बताएंगे तो बच्चा नवीन ज्ञान को सीखने के लिए ललायित होगा, उसके अंदर सक्रियता होगी। जब वह ललायित होगा, सक्रिय खुद ही हो जाएगा कि हमें सर आज नया चीज़ बताने वाले हैं, तो बच्चे के मन में क्या होगा, अधिक सक्रियता उत्पन्न हो जाएगी। पॉइंट दे लेते हैं कुछ नोट के माध्यम से कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत भैया, शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक विषय वस्तु का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य पूर्ति के अभाव में अधिगम कभी प्रभावी नहीं हो सकता। अभी आपको पहले ही बताए कि बिना उद्देश्य के आप एकदम शिक्षा विहीन है, एकदम बिना शिक्षा, बिना अपने लक्ष्य से विहीन है, क्योंकि बिना उद्देश्य के पूर्ति के आप अभाव में यदि आप अधिगम कार्य करते हैं तो आपका अधिगम कार्य या अधिगम कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता। अभी आपको बताइए, तो उद्देश्य कथन के कौशल के माध्यम से आप अच्छे शिक्षण काल, अच्छे नवीन ज्ञान से जोड़ सकते हैं, बच्चों को सक्रिय रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रस्तावना कौशल और उद्देश्य कथन कौशल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में यहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए दोस्त, पढ़ते हैं प्रश्न कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट कौशल है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला पॉइंट देख लेते हैं प्रश्न कौशल में। प्रश्न कौशल के माध्यम से भैया, प्रश्न कौशल के माध्यम से शिक्षक बालक बालिकाओं की रुचि, योग्यता, क्षमता, अभिरुचि एवं ज्ञान का निर्धारण करता है। क्या करता है भैया, प्रश्न कौशल के माध्यम से शिक्षक बालक बालिकाओं की रुचि, योग्यता, क्षमता, अभिरुचि एवं ज्ञान का निर्धारण करता है। किसके माध्यम से पूछा जाएगा, तो प्रश्न कौशल के ही माध्यम से करता है। अगला पॉइंट, प्रश्न कौशल बालक बालिकाओं की चिंतन क्षमता का भैया विकास करता है। जब आप प्रश्न करेंगे, आपके मन में चिंतन उत्पन्न होगा कि हमें क्या प्रश्न करना है, क्या चीज़ जानकारी लेना है, इन सारे जब आपके मन में विचार आते हैं तो उसके माध्यम से भैया बालिकाओं में चिंतन क्षमता का विकास होता है। अतः प्रत्येक शिक्षक को बालक बालिकाओं की चिंतन क्षमता का विकास करने हेतु बालकों को बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रश्न पूछने चाहिए। अभी आपको बताएं प्रश्न कैसे, प्रस्तावना के समय भी आप प्रश्न पूछ रहे थे, तो प्रश्न कौशल का संबंध किससे जोड़ा जाएगा। अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि किस कौशल से प्रश्न कौशल का संबंध जोड़ता है, तो प्रस्तावना कौशल का संबंध जोड़ता है, क्योंकि प्रस्तावना कौशल में ही आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे ये क्या है, बच्चे ऐसे क्या हुआ था, ऐसे ऐसे करके आप प्रकरण अपना निकालते हैं। तो किस में प्रयोग किया जाता है, प्रस्तावना कौशल में, साथ में प्रश्न कौशल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं एग्जाम टू पॉइंट के हिसाब से। प्रश्न कौशल के तहत जब शिक्षक बालकों से कोई प्रश्न पूछता भैया, प्रश्न कौशल के तहत जब शिक्षक बालकों से कोई भी प्रश्न पूछता है और बालक उसका कई प्रकार से उत्तर देता है, जैसे मैं नहीं जानता, मैं कैसे बताऊं, मुझे नहीं पता, ऐसे जवाब देने पर शिक्षक संकेत के माध्यम से सही उत्तर देने के लिए बालकों को प्रेरित करना चाहिए। जैसे कक्षा में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है सब बच्चों को उत्तर आ रहा है, किसी बच्चे को उत्तर आ रहा है, किसी बच्चे को नहीं आ रहा, लेकिन कोई बच्चा कह रहा मैं नहीं जानता हूँ, मैं कैसे बताऊँ, मुझे नहीं पता सर। तो ऐसे जब जवाब आएँ आपके सामने, तो संकेत के माध्यम से बालकों को प्रेरित करना चाहिए, कुछ हिंट दे देना चाहिए, कुछ पॉइंट दे देना चाहिए कि बच्चा उस उत्तर को बताने के लिए प्रयास हो जाए। क्योंकि जब आप ऐसे हिंट देंगे तो बच्चा प्रयास करेगा बताने के लिए, उसके मन में जो डर रहेगा, वो भय रहेगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न जब करेगा बच्चा सक्रिय भी रहेगा और वह कक्षा का अनुशासन भी बना रहेगा। ये सारे कौशल इसी के माध्यम से विकसित होते हैं। अगला पॉइंट, प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए होना चाहिए। प्रश्न जब भी आप पूछें तो प्रश्न कैसे होना चाहिए, प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से हमेशा जोड़ते होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे प्रश्न पूछ ले बच्चा उसी में उलझ जाए, बता नहीं पाए। तो प्रश्न जब भी आप पूछें तो प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए होना चाहिए। अगला प्रश्न भैया रुचि और जिज्ञासा को जागृत करते हैं। मतलब प्रश्न ऐसा हो जिसमें बच्चे का रुचि हो, बच्चे का जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, कि जो प्रश्न पूछा जा रहा हो बच्चे उसमें जानने के लिए इच्छा प्रेरित कर रहा हो। अगर वह इच्छा उसकी जागृत हो रही है तो वह बच्चा उसमें सक्रिय रहेगा, अनुशासन में रहेगा। ये सारे कौशल इसी में विकसित होते हैं। अगला पॉइंट, कक्षा की क्रियाशीलता बनी रहती है। अभी आपको बताएं
प्रश्न जब आप नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे, रुचि या जिज्ञासा के अनुसार करेंगे तो कक्षा का भैया क्रियाशीलता बनी रहेगी, मतलब कक्षा का अनुशासन बना रहेगा, बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इसमें भैया अधिगम समस्या का ज्ञान होता है, मतलब जो समस्या है सीखने में उसमें नया ज्ञान होता है बच्चों के मन में, जो उसके अंदर समस्या उत्पन्न हो रही है कि हम कैसे समझें, हमें समझ नहीं आ रहा, इन सारे चीज़ों का उसमें समस्या का ज्ञान हो जाता है। किसमें? प्रश्न कौशल में। बेकन के अनुसार, बेकन जी क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बेकन जी कहते हैं कि प्रश्न कौशल भैया जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं खोज की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए, और जिज्ञासा ज्यों-ज्यों गहरी होती जाती है ज्ञान भी बढ़ता जाता है। अगर परिभाषा पूछ लिया जाए प्रश्न कौशल के हिसाब से कि प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं खोज की ओर प्रेरित करना होने वाला चाहिए, और जिज्ञासा ज्यों-ज्यों गहरी होती जाती है ज्ञान भी बढ़ता जाता है। किसके अनुसार कहा गया है? तो बेकन के अनुसार कहा जाता है भैया। बेकन के अनुसार, बेकन जी क्या कहते हैं कि खोज की ओर, यही याद करना, ज़्यादा रटना नहीं, रटना मना है हमारे वीडियो में भैया, रटना है तो वीडियो छोड़ देना, जो कहना है साफ कह रहे हैं, रटना मना है। बेकन जी कहते हैं खोज की ओर भैया प्रेरित करने वाला होना चाहिए, मतलब जो भी प्रश्न करने उसमें बच्चा खोजने लायक हो, कुछ खोजे। जब वो खोजेगा तो नई नई चीज़ उसके दिमाग में आएगा, और नई नई चीज़ आएगा तो उसके मन में जब प्रश्न जो नया नया उठेगा वो शिक्षक के सामने रखेगा, अपने विचार रखेगा और शिक्षक उसका उत्तर देगा। तो किसके अनुसार भैया? बेकन के अनुसार। याद करना, याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रश्न हमेशा भैया सरल होना चाहिए। प्रश्न जब भी हो, प्रश्न सरल हो, प्रश्न स्पष्ट हो, प्रश्न प्रासंगिक हो, मतलब अपने प्रसंग से संबंधित हो, प्रश्न हमेशा स्तर के अनुकूल होना चाहिए, प्रश्न हमेशा विविधता का ध्यान रख के करना चाहिए। कक्षा में एक बराबर बालक नहीं है, क्योंकि आपकी पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके भाई बहन में सब एक बराबर नहीं है, उसी को विविधता कहते हैं। तो सब लोग एक बराबर नहीं है, तो प्रश्न हमेशा विविधता के ध्यान में रख के करना चाहिए। प्रश्न हमेशा बोधगम्य होना चाहिए, मतलब ज्ञान से संपर्क में होना चाहिए, कि जो उसके संबंध से प्रश्न टॉपिक से संबंध होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, और प्रश्न हमेशा क्रमबद्ध होना चाहिए। इतने प्रश्न ऐसे करना चाहिए आपको, इन सारे कौशलों को ध्यान में रख के प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न हमेशा सरल हो, प्रश्न हमेशा स्पष्ट हो, प्रश्न हमेशा प्रासंगिक हो, प्रश्न हमेशा स्तर के अनुकूल हो, विविधता का ध्यान में रख के प्रश्न किया जाए, बोधगम्य के अनुसार प्रश्न किया जाए, और प्रश्न हमेशा क्रमबद्ध के तरीके से प्रश्न किया जाए। तो बालक हमेशा उसके ज्ञान में हमेशा वृद्धि होती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न कौशल में जो भी क्वेश्चन आपकी पेपर में आएगा, यहाँ से आपका पूरा प्रश्न कौशल, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा, मुझे उम्मीद है प्रस्तावना कौशल हो या उद्देश्य कथन कौशल हो या प्रश्न कौशल हो, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यदि भाई वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसे पढ़ना चाहते हैं आप, तो ज़बरदस्ती नहीं है। अगला कौशल देख लेते हैं, व्याख्या कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट कौशल है। जितने कौशल लाए हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बाहर जाएगा। जो क्वेश्चन लाए हैं या जो भी कौशल आप पढ़ रहे हैं, ये सारे कौशल यही पेपर में आते हैं, चाहे वो BTC हो, चाहे DLED हो, चाहे सुपरटेट हो, पिछला भी पेपर हो, आप उठा के देख सकते हैं। व्याख्या कौशल क्या कहता है भैया, देख लेते हैं। पॉइंट देखिए पहला इसका, किसी भी भैया कठिन विषय वस्तु को, अभी आप बताइए कठिन विषय वस्तु, जो भी कठिन हो, थोड़ा शब्द उसमें तारगम्यता हो, कठिनता हो, तो कठिन विषय वस्तु को बालक बालिकाओं तक सरल व सहज रूप में भैया शब्दों के माध्यम से शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण ही व्याख्यान कौशल कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ समझिएगा कि कोई कठिन वस्तु विषय वस्तु हो और बालकों तक उसे सरल या सहज रूप में पहुंचाना हो, तो शब्दों के माध्यम से शिक्षक इधर उधर की बातें मिलाकर सब कुछ का व्याख्या करता है, उसे समझाता है। जैसे आप गद्य पद पढ़ते हैं तो गद्य पद में क्या करता है, शिक्षक व्याख्या के माध्यम से आप उसके उत्तर, उसका अर्थ, उसका प्रसंग बताता है। तो शिक्षक हमेशा विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण जब भी करेगा, वह सरल व सहज रूप में जब बताने का प्रयास करता है किसी कठिन विषय वस्तु को, तो वह व्याख्या कौशल कहलाता है। उम्मीद करते हैं व्याख्या कौशल आप समझ रहे होंगे। या भैया अब पेपर के हिसाब से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछा जाएगा उच्च कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे उच्च कक्षाओं में कैसे प्रयोग जाता है, तो छोटा बच्चे को अगर व्याख्या कौशल से बताएंगे, उसे समझा के नहीं बताएंगे श्यामपट्ट पे, तो क्या समझेगा। व्याख्या कौशल में हमेशा पेन का प्रयोग कम किया जाता है, श्यामपट्ट का प्रयोग कम किया जाता है। उसमें व्याख्या के माध्यम से शिक्षक अपना व्याख्या अपने मतलब बोल चाल के भाषा में उसे प्रयोग करके केवल लेक्चर देता जाता है। तो लेक्चर देता है तो वह शिक्षक निम्न कक्षाओं के लिए उचित नहीं रहता है। तो पेपर में कैसे बनेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा कौशल है जो उच्च कक्षाओं के प्रयोग में किया जाता है भैया, तो वह व्याख्या कौशल है, या निम्न कक्षा के लिए नहीं है। अभी आपको बता दिए, निम्न कौशल या निम्न स्तर के लिए व्याख्या कौशल नहीं है, या किसमें प्रयोग किया जाता है, या उच्च कक्षाओं में भैया प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो कक्षा 1 से 2, 3, 4 तक बालक रहेगा,
उसे व्याख्या कौशल कम समझ में आएगा। उसे जब आप समझ के उसका प्रयोग करके गतिविधि के आधार पर जब पढ़ाएंगे तो वह कौशल बच्चों के लिए लाभकारी होगा, लेकिन व्याख्या कौशल छोटे बच्चों के लिए लाभकारी नहीं है। तो यह पूछा जाएगा कि उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, जैसे आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसका प्रयोग भैया कविता का अर्थ बताने, मान लीजिए कविता पढ़ा रहे हैं बच्चों को, गद्य या पद्य में कविता पढ़ा रहे हैं, उसका अर्थ बताने हैं तो आप कैसे बताएंगे, वो आप व्याख्या कौशल के ही माध्यम से आप बताएंगे। आप भाव प्रकट करने में प्रयोग कर सकते हैं। कविता के गद्य या पद्य में जो पढ़ा रहे हैं उसका भाव आ गया, कोई भी भाव उत्पन्न हो जा रहा है तो भाव आप कैसे करेंगे, अपने विचारों को या भाव को कैसे प्रयोग करेंगे। वह शाब्दिक रूप से अपने विचारों को शाब्दिक रूप से बालक तक पहुंचाने की प्रक्रिया व्याख्यान कौशल कहलाती है। अभी आपको बताएं ना, कविता का चाहे अर्थ बताना हो, चाहे भाव प्रकट करना हो या अपने विचार रखना हो, तो किसके माध्यम से, शाब्दिक रूप से बालक तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही व्याख्यान कौशल कहलाती है। उम्मीद करते हैं व्याख्यान कौशल आप समझ रहे होंगे। एग्जाम 2 पॉइंट, व्याख्यान कौशल के तहत भैया थॉमस एवं रिस्क ने, भैया थॉमस और रिस्क ने अपनी पुस्तक, पूछा जाएगा मान लीजिए थॉमस और रिस्क ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में लिखा है कि व्याख्यान उन तथ्यों एवं सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है। लिखा है, क्या लिखा है, व्याख्यान उन तथ्यों एवं सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है जिससे शिक्षक चाहता है कि उसे सुनने वाले समझें। मतलब जो शिक्षक बोलता जा रहा है, कोई चीज़ मतलब लेक्चर दे रहा है, वह हमेशा चाहता है कि उसे सुनने वाले उसको समझें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो शिक्षक, बालक क्या समझेगा, जब तक वह समझ में आना चाहिए बालक के जो आप लेक्चर दे रहे हैं। जब तक नहीं समझेगा बालक तो क्या उसके अंदर नवीन ज्ञान पर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। इसलिए जो भी शिक्षक हमेशा चाहता है जो चीज़ हम बता रहे हैं, जो हम व्याख्या दे रहे हैं, वह सुनने वाला, वह समझने वाला, वह समझे। जब तक आप समझे नहीं तो सटीक तरीका आप नहीं पा पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपका यहाँ से 4 कौशल हम सब पढ़ें। प्रस्तावना कौशल, दृष्टांत कौशल अभी है। प्रस्तावना कौशल आप पढ़ें, प्रश्न कौशल पढ़े, उद्देश्य कथन कौशल आप पढ़े, व्याख्या कौशल पढ़े। तो उम्मीद करते हैं दोस्त वीडियो लंबी ना हो, आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप ऐसे ही शिक्षण कौशल पढ़ना चाहते हैं या पूरी जो चीज़ हम दे रहे हैं अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए दोस्त, अभी जो शिक्षण कौशल बच रहा है उसको एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो लंबी ना हो। तब तक के लिए जय हिंद।